सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता, सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता। कैसा लहू है तुम्हारा जो बगावत नहीं करता। बेजान है मस्जिदें, खामोश है मंदिर। बेजान है मस्जिदें, खामोश है मंदिर। लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। Hello students, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study about narration. I mean direct and indirect speech और narration. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं narration टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया इंग्लिश का, उसके बाद में लेटर वगैरह बहुत सारे डेफिनेशंस या बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताया। उसके बाद मैंने टाइम एंड टेंस आपको बताया। उसके बाद मैंने वॉइस का चैप्टर रखा और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं नरेशन का पार्ट 1, यानी कि आज से आप नरेशन सीखोगे। ठीक है, यानी कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। देखो बच्चों, तुम लोग जानते हो कि नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन का मतलब होता है कि अपने बात को कहने का स्टाइल, कि आप अपने बात को किस तरीके से कहीं रख रहे हो। क्या आप खुद अपनी बात को कहीं पे रख रहे हो या आपकी बात को कोई और कुछ मिला जुला करके, कुछ अंदर से जोड़ करके कह रहा हो। यानी जब आप अपने बात को खुद अपने आप स्टेटमेंट को दे रहे हो तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब आपके स्टेटमेंट को कोई और अपनी भाषा में या अपनी तरफ से अपनी ओर से कुछ जोड़ करके व्यक्त कर रहा हो तो वैसे कथन को हम सब इनडायरेक्ट स्पीच समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखा जाए नरेशन। ठीक है, नरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले जानेंगे कि नारेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, कथन। और नारेशन जो वर्ड है वो क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नारेशन जो है वो किस पार्ट के अंतर्गत आता है, मेरा कहने मतलब ये। ठीक है, तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो है वो नाउन के अंतर्गत आता है। नारेशन किसके अंतर्गत आता है बच्चों, ये एक क्या किसमें आता है, नाउन के अंतर्गत आता है, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि कोई भी जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो वो किसी ना किसी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉमन नाउन से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है, और एक आपका वर्ब से बनता है। तो बताइए कि नरेशन जो है वो किससे बना हुआ है कि नहीं। नरेशन किससे बना हुआ है, वर्ब से बना हुआ है या कॉमन नाउन से बना हुआ है या एडजेक्टिव से बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि नरेशन जो वर्ड है वो एक नैरेट वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया बच्चों, ध्यान देना होगा यहाँ पे थोड़ा सा कि ये एक नैरेट वर्ड से लिया गया है, नैरेट वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और नैरेट का मतलब होता है बच्चों टू स्टेट, टू स्टेट होता है, जो कि एक क्या है, वर्ब है। ठीक है बच्चों, वर्ब है। ठीक है, यानी कि जो नरेशन वर्ड है, ध्यान देना होगा कि ये वर्ब से लिया गया है। यानी कि नरेशन जो वर्ड हुआ है वो नैरेट भी एक वर्ब है। नैरेट क्या होगा, आपका एक वर्ब होगा। ध्यान देना होगा यहाँ पे बच्चों कि नैरेट भी एक वर्ब होगा, और नैरेट वर्ड से क्या बना हुआ है, नरेशन बना हुआ है। नैरेट का मतलब होता है व्यक्त करना, कहना। ठीक है, जिसको मैंने इंग्लिश में आपको बता भी दिया कि टू स्टेट, व्यक्त करना। ठीक है, ये एक वर्ब है। तो ध्यान देना होगा कि नरेशन वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड है। दूसरी बात, यह जो है एक वर्ब, यानी कि नैरेट वर्ब से लिया गया है, और नैरेट का मतलब होता है टू स्टेट, व्यक्त करना। क्लियर हो गया। तो आइए इतना जानकारी लेने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नैरेट। नरेशन कहां से लिया गया बच्चों, तो एक लैटिन वर्ड नैरेट से लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू स्टेट, व्यक्त करना। जिसका मतलब क्या होता है बच्चों,
व्यक्त करना। ध्यान देना होगा कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नैरेट व्हिच मींस टू स्टेट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेट व्यक्त करना। ठीक है, अब आगे बढ़ता है सिनोनिम्स। ध्यान देना होगा कि नरेशन को और किन किन नामों से जाना जा सकता है। नरेशन के जैसे ही वर्ड को बताना होगा तो इसको बोलते हैं सिनोनिम्स, यानी कि सिनोनिम्स होगा। इसका लिखा है कि सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नरेशन स्पीच, यानी कि आप सब नरेशन को स्पीच भी कर सकते हो, आप सब नरेशन को असर्शन भी कर सकते हो, आप लोग नरेशन को स्टेटमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और एक और कर सकते हो जिसका नाम है डिक्लेरेशन। आप नरेशन को एक डिक्लेरेशन नाम से भी जान सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोट कर देता हूँ, देखो ध्यान देना होगा। डिक्लेरेशन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं नरेशन को। ठीक है बच्चों, ध्यान देना होगा यहाँ पे कि आप नरेशन को डिक्लेरेशन के नाम से भी जान सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इट इज एन आर्ट। यह क्या होता है नरेशन भैया? तो इट इज एन आर्ट, यह एक कला होती है ऑफ कोटिंग स्टेटमेंट, की किसी स्टेटमेंट को कोट किया जाए। स्टेटमेंट को कोट करना मतलब रखना, व्यक्त करना या उसको इंडिकेट करना। ठीक है, कोट समझते हैं ना? वह कह रहा है कि इट इज एन आर्ट ऑफ कोटिंग स्टेटमेंट, की किसी स्टेटमेंट को कोट किया जाए, किसी स्टेटमेंट को रखा जाए, किसी स्टेटमेंट को व्यक्त किया जाए। ठीक है, एक और बात इसके बारे में है कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज नरेशन, बड़ा ही सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बच्चे नरेशन को पढ़ाना जानते हैं, लेकिन उनसे अगर एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि व्हाट इज नरेशन तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर तो बच्चों ऐसा होता है कि नरेशन न देकर के आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक दिया जाता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक को ही आप बता देते हैं और कहते हैं कि यही नरेशन है। थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, बात बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको रूट तक जाकर के काम करना होगा। यानी कि नरेशन क्या है, व्हाट इज नरेशन? अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है आपसे तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। यानी कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला, ऑफ द वर्ड्स, शब्दों को, ऑफ अ स्पीकर, किसी वक्ता के शब्दों को, यानी कि वक्ता के स्टेटमेंट को बोलने की जो कला होती है वही नरेशन कहलाती है। स्टेटमेंट को किस तरीके से रखा गया है, दैट आर्ट इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। लिखा है कि द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड इनटू टू वेज। देखो बिल्कुल ब्यूटीफुल यहाँ पर बात कही गई है कि द वर्ड्स माने शब्द या स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड इनटू टू वेज। दो तरीके से इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। कैसे कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है? नरेशन को ध्यान देना होगा। कहते हैं डायरेक्ट नरेशन एक बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे, या स्पीच भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, असर्शन भी बोल सकते हैं, या डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। आप कोई भी नाम इसको दीजिएगा, आप बिल्कुल फ्री हो यार। जमाना बदल चुका है, वही नरेशन मत करते रहिए, जो मन करे वो कहो, आपका छूट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना होगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष कथन इसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष कथन का मतलब होता है मुंह पर बात करो। किस पर बात करो बच्चों? मुंह पर बात करो, यानी कि मुंह पीठ पीछे बात न करना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इधर में लिखा गया है इनडायरेक्ट, इसको बोल सकते हैं वो अप्रत्यक्ष कथन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अप्रत्यक्ष कथन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, स्टेटमेंट और नरेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो होगा कि when the reported speech repeats the actual words of the speaker। ध्यान देना होगा बच्चों, कह रहा है कि when the reported speech repeats the actual words of the speaker, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को जो स्टेट करता है, जो व्यक्त करता है, जो एक्सप्रेस करता है, वही डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। कुछ बातों को समझते हैं। डायरेक्ट जो नरेशन होते हैं इसमें ध्यान देना होगा कि जो स्पीकर होता है उसके मूल बात को, उसके एक्चुअल वर्ड को कहीं पर एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है,
देखिए डायरेक्ट जो स्पीच होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसके कुछ पहचान होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या पहचान होता है बच्चों। कह रहे कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कोमाज। देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो एक्चुअल वर्ड्स होता है स्पीकर के द्वारा कहा हुआ, जो मेन वर्ड होता है, जो मेन स्टेटमेंट होते हैं जिसको स्पीकर ने कहा है, उसको इन्वर्टेड कोमाज के भीतर बंद रखते हैं। यानी कि आप इन्वर्टेड कोमाज किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर इंडिकेट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों यही है इन्वर्टेड कोमाज। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर सिंगल इन्वर्टेड कोमाज भी दिया रहता है, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कोमाज और इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमाज। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग सबको समझ में आ रही होगी। तो ये डबल इन्वर्टेड कोमाज है और सिंगल इन्वर्टेड कोमाज है। ठीक है, दोनों को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसका पहचान ये होगा कि उसके जो मूल बात रहेंगे, जो एक्चुअल स्टेटमेंट रहेंगे, उसको किस में रखा गया, वो इन्वर्टेड कॉमाज के में भीतर रखा जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। फिर क्या कह रहा है बच्चों, अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच एंड द एक्चुअल वर्ड्स। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच कहने का मतलब कि जिसमें कुछ बात कही गई हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है। ध्यान रखना होगा कि जो भी डायरेक्ट स्पीच होगा उसके अंतर्गत दो सेंटेंस होंगे, अलग अलग सेंटेंस होगा। उस अलग अलग सेंटेंस को कॉमा से अलग अलग किया जाता है। और बच्चों जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसी कॉमा को हटा करके और वहां पर कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स को रखते हैं। समझना होगा बच्चों की ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी कंजक्शन को रखते हैं। कहीं कहीं पर दैट रखा जाता है, कहीं कहीं पर देखिएगा तो इफ या वेदर रखा जाता है, कहीं कहीं पर व्हाट, व्हेन, व्हाई ये सब भी रख करके बनाया जाता है। तो कहीं कहीं पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी किया जाता है। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ डील कर दूंगा, आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा नरेशन। आज के बाद नरेशन का डाउट्स क्लियर, नरेशन में जो भी आपके डाउट्स हो मेरे पढ़ाने के बाद मैं तो समझूंगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ खत्म कर दूंगा उस आपके प्रॉब्लम को, आपको नहीं प्रॉब्लम को। ठीक है बच्चों, ध्यान देना होगा। आइए समझते हैं। कह रहा है कि कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को एंड द एक्चुअल वर्ड्स, जो एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के द्वारा कहा जाता है, जिसको इन्वर्टेड कोमा के भीतर बंद रखा जाता है उसको, और जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कह रहा हो उस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को कोमा से सेपरेट किया जाता है, अर्थात अलग अलग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वो इसमें ध्यान देना होगा कि एक सेंटेंस दिया गया है कि ही सेड टू मी। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ही सेड टू मी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। ही सेड टू मी एक सेंटेंस हो गया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर दूसरा सेंटेंस हो गया। बच्चों आपको मैं आगे चल के एक्सप्लेन तो करूंगा ही, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि ही सेड टू मी एक अलग स्टेटमेंट हुआ, एक अलग सेंटेंस हुआ, और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एक अलग सेंटेंस हुआ। इस स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस स्पीच को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि यही बात, यही जो चीज है इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो बात रिपोर्ट की गई वो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर बंद रहता है। दूसरी बात, इसको इस दोनों सेंटेंस को कॉमा से क्या किया जाता है, अलग किया रहता है। और तीसरी बात कि जो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो सेंटेंस रहते हैं उस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। आप जब कैपिटल लेटर्स का मेरे वीडियो देखिएगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं। लिखा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन इन कैपिटल लेटर विच when it is used in inverted commas, जब वो inverted commas के अंदर रखा गया होगा तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल लेटर से होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा इधर समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि when the reported speech gives the substance, देखिए gives the substance कुछ अलग
कुछ अलग मैटर देना, कुछ अलग अपने तरफ से जोड़ देना, कुछ काट देना, कुछ ऐड कर देना, एक सब्सटेंस देता है ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का यूज्ड बाय द स्पीकर, जो स्पीकर के द्वारा यूज किया जाता है। जो एक्चुअल जो वर्ड को स्पीकर के द्वारा यूज किया जाता है उसमें कुछ सब्सटेंस रखा जाता है, उसमें कुछ मटेरियल रखे जाते हैं, उसमें कुछ जोड़ा जाता है, ध्यान देना होगा। उसको ज्यों का त्यों नहीं रख दिया जाता है, उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि समझिएगा आप लोग, उसमें कुछ टाइमिंग की चेंजिंग होती है। जैसे दिस रहता है तो दैट हो जाता है, आई भी रहता है तो उसको अपने अनुसार चेंज किया जाता है। तो ध्यान रखना होगा, अगर चेंज करके प्रकट किया गया हो तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उसकी बात को रख दिया गया हो तो डायरेक्ट स्पीच होता है। यही कह रहे गिव्स द सब्सटेंस। आगे बता रहे बच्चों की एक्चुअल वर्ड्स, ध्यान देना होगा, लिख रहा है सब्सटेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर, ध्यान देना, यूज्ड बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा जिसे यूज किया जाए, एंड नॉट द एक्चुअल वर्ड्स, उसमें एक्चुअल वर्ड्स को नहीं रखता है। ज्यों करते हो हम उतार नहीं देते, हम ज्यों करते हो हम उतारते हैं कहाँ पे, तो कुछ जो प्रिंसिपल होते हैं, कुछ जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को हम ज्यों करते हो उतार देते हैं। लेकिन उसमें भी आप कॉमा को हटा करके आप कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना, उसमें भी कोई चेंजिंग जरूर होता है, उसमें भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है, अर्थात आप उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो लिखा हुआ इसमें कि इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कार ऊपर समझिएगा थोड़ा सा कि एंड नॉट द एक्चुअल वर्ड इज नॉन एज इनडायरेक्ट स्पीच, और एक्चुअल वर्ड्स को नहीं रखा जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में नो इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता बच्चों। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नो एनी कॉमा इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी तरह का कोई कॉमा जो है इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं किया जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर एक्सेप्ट प्रॉपर नेम, यानी कि जैसे यहाँ पर आपका गिव लिखा हुआ है कैपिटल लेटर से जी, उस तरह से जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पर जी को कैपिटल लिखना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट प्रॉपर नेम्स, जैसे कि राम श्याम या कोई नाम आता है पटना, गंगा रिवर, ये सबको कोई प्रॉपर नेम्स को छोड़ करके और भी कुछ वर्ड जो रहते हैं उसको जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल से लिखिएगा। ठीक है, अगर कैपिटल से लिखने वाला रहेगा तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एवरी वर्ड को आप कैपिटल से लिखिएगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा कि इसी को मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। लिखा है कि ही ऑर्डर्ड या आस्क्ड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका चेंज किया गया कि ही सेड टू मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हुआ है कि ही ऑर्डर्ड या आस्क्ड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ये कैसे बना अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जब मैं नरेशन का एक एक रूल बताना शुरू करूंगा तब आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, नरेशन का कुछ और बातें जो है बताऊंगा, फिर उसके बाद इसको आपको बदलना सिखाऊंगा। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करें, थोड़ा देखा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं दो तीन बात आपको समझाऊंगा और आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस लिखा होगा कि ही, थोड़ा सा मैं सेंटेंस को और नीचे लिखूंगा, ही said to me, he said to me, I am your best friend, I am your बेस्ट फ्रेंड। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं थोड़ा समझना क्या है। देखिए बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस होता है और दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक का होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो यहां से यहां तक के जो सेंटेंस होते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं।
और यहां से लेकर के जो यहां तक के सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बाबू? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका वर्ब हो जाएगा और ये फिर ये। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये क्या होगा। तो इसको बोलते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान देना होगा कि सेड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ध्यान देना होगा। और दूसरा आपका क्या है वो? द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान देना होगा थोड़ा सा, ये सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ टू प्रीपोजिशन है और उसके बाद मी जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो ही है इसको कुछ लोग और नाम से जानते हैं, जैसे कि हम इसको कर सकते हैं रिपोर्टर कर सकते हैं, या हम इसको स्पीकर भी कर सकते हैं। ध्यान देना होगा, हम इसको स्पीकर भी कर सकते हैं या रिपोर्टर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना होगा कि इसको कैसे आपको डिस्क्राइब किया गया और बताया गया, इसलिए मैं लिखा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर क्या होगा कि इधर का जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस का हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड, रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। एम जो आपका हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा, ध्यान देना होगा, रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा। योर जो हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान देना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना होगा, समझना होगा थोड़ा सा कि रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपका पूरा बात कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्या है। ठीक है, समझना भाई, ये हमारा क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। आपको बता देता हूं मैं, यहाँ ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान रखना होगा, इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमाज, और इसको हम लोग कहते हैं कॉमा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कॉमा बोलते हैं। क्लियर समझिएगा बाबू, कॉमा बोलते हैं। तो समझना होगा कि इसका एक्शन क्या होता है, यहाँ पर यहीं पे समझ लेना होगा। देखिए क्या होता है, जैसे ही आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये सेंटेंस पूरा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि बच्चों देखो कॉमा से दो सेंटेंस को अलग किया गया है, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में रखा गया है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होगा या इस तरह के जो स्टाइल में लिखे जाएंगे तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच समझते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में करते क्या है हम लोग कि दोनों सेंटेंस को एक कर देते हैं, दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बना देते हैं। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें उस कॉमा को हटा करके वहां से कोई कंजक्शन को ऐड करके और दोनों को क्या किया जाता है? एक किया जाता है। तो यानी कि समझना होगा बच्चों कि यही इसी को हटा करके और हम लोग कोई कॉमा, दैट, कॉमा के बदले दैट या समथिंग जो भी आप कंजक्शन लगाते हैं इसके जगह पे आप लगाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो कि इंपॉर्टेंट कॉमा को हटा देते हो। ठीक है, चलिए दूसरी बात समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा बाबू, ध्यान ये देना होगा कि ये जो सेड टू है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, जब सेड टू होता है तो चेंज करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कैसे उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा ये सब बात भी हम समझते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं टॉपिक बनाता हूं कि हाउ टू चेंज, मैं लिख रहा हूं टॉपिक कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच।
हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे बदलोगे। ठीक है, अब तो एग्जाम में इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आ रहा है या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे आप चेंज करोगे बाबू। तो इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। कैसे कैसे तरीके होंगे? पहला तरीका होगा आपका जनरल रूल्स, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? उसको जनरल रूल्स बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग स्पेशल रूल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू? स्पेशल रूल्स बोलते हैं। ध्यान देना होगा आप लोगों को। पहला है आपका जनरल रूल्स और दूसरा होगा आपका स्पेशल रूल्स। ठीक है, तो जनरल रूल्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, स्पेशल रूल्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, जनरल रूल्स में क्या होता है कि एक ही टाइप के रूल का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और अलग अलग उसमें क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं जनरल रूल्स जो होते हैं बच्चों, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। जनरल रूल्स जो होते हैं उसको थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसमें कितने टाइप होते हैं। इसमें होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है बाबू? चेंज ऑफ पर्सन होता है। दूसरा होता है इसमें चेंज ऑफ टेंस होता है। क्या होता है बाबू? चेंज ऑफ टेंस होता है। और तीसरा जो होता है वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ध्यान देना होगा थोड़ा सा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अदर चेंज होता है वो क्या चेंज होता है, थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। उसमें चेंज होता है बच्चों एडवर्ब्स ऑफ टाइम चेंज होता है आपका। एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम चेंज होता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस चेंज होता होगा। ठीक, सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस चेंज होता है। ठीक है, इसमें होता क्या बच्चों, जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसमें टाइमिंग को चेंज किया। जैसे कि टुडे है तो दैट डे में होते बदल जाता है, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में बदल जाता है। इस तरह का चेंजिंग होता है, ध्यान देना होगा। उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन सर लोग बताते नहीं कि आखिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलता क्या है, एक्चुअल क्या बदलता है। नाउन बदलता है, ये तो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब बदलता है, क्या बदलता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि टाइम बदलता है या प्लेस बदलता है। प्लेस कैसे बदलता है? जैसे मैंने लिखा है कि हियर तो देयर हो जाएगा, हियर यहाँ, टाइम यहाँ वहां। ठीक है, इस तरह से जो चेंजिंग होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस का चेंजिंग होता है। तो समझ के बच्चों की 3 तरह के चेंजिंग होते हैं। में चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ प्लेस, सॉरी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में टाइम और प्लेस चेंज होता है। तो अब समझना है कि सेंटेंस किस कंडीशन में रहेगा तो सिर्फ पर्सन चेंज होगा, किस कंडीशन में रहेगा तो पर्सन टेंस सब कुछ चेंज होगा। इसको जानते हैं। तो बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए कि कैसे चेंज किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी कि डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि पहला जो होता है जनरल रूल्स बताया गया, उसमें आपको पहला दिया गया था कि चेंज ऑफ पर्सन। क्या दिया था बच्चों? चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले जानेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन होता कब है या चेंज ऑफ पर्सन में क्या होते हैं। आइए समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि when the reporting verb, ध्यान देना होगा, when the reporting verb is in present and future, ध्यान देना होगा बाबू। कह रहा है कि when the reporting verb is in present or future, present and future tense, we must change only
only person of the reported speech. ध्यान देना होगा। कह रहा है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, यहां पर ध्यान देना होगा। मैं लिख देता हूं कि टॉपिक बना देता हूं कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो ध्यान देना होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट या और फ्यूचर टेंस, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है, तो वी मस्ट चेंज ओनली पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि तब हमें सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदलना चाहिए। कब भैया? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो। क्लियर? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो देखना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब आगे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ पर्सन बदलता है। क्लियर? आइए समझते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले यहां पर जानेंगे बाबू कि देखिए से एक होता है से टू इक्वल टू टेल हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना होगा। सेज टू यदि रहे तो टेल्स हो जाता है। ठीक है बाबू, आगे देखिए यदि सेड टू दिया गया हो तो टोल्ड हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद टू लगा होगा, देखिए से टू तो टेल बदल देंगे, सेज टू तो टेल से बदल देंगे। अगर होगा सेड टू तो टोल्ड में बदल देंगे। अगर होगा आपका सेइंग टू तो क्या हो जाएगा? टेलिंग में बदल देंगे। ध्यान रखना बाबू आप लोग। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ध्यान रखना यदि आपका सिर्फ से दिया हो, सेज दिया हो, सेड दिया हो या सेइंग दिया हो, ऐसा किया गया हो सिर्फ, इसके बाद टू ना लगा हो, तब क्या होगा बाबू? नो चेंज, यानी कि बदलता नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट में। ये सब डायरेक्ट में रहेगा, 1 2 3 4 ये सब डायरेक्ट में रहेगा। ये सब डायरेक्ट की बात है। और ये क्या हो जाएगा? सब इनडायरेक्ट में। ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देना। अगर डायरेक्ट में सेज टू है तो इनडायरेक्ट में टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, सेइंग टू है तो टेलिंग हो जाएगा। ठीक है, से सेज और सेड और सेइंग आता है तो नो चेंज, जो करते होंगे लिखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। क्लियर हो गया? अब आप नेक्स्ट देखोगे यहां के बाद। उसके बाद आप कॉमा लिखते हैं ना, कॉमा इक्वल टू, जो कॉमा आपका दिया रहता है उसके बदले में आप क्या लगाना? यहाँ पे दैट लगाना बाबू। ठीक है, एंड नेक्स्ट में और बात करते हैं बच्चों। अब पर्सन का बदलाव कैसे होता है? ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन जो होता है, चेंज ऑफ दैट एंड, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, एंड हाइड दी इन्वर्टेड कॉमाज। और फिर क्या करना होगा? इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना होगा। हाइड के बदले थोड़ा सा हम लिख देते हैं रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। और इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं? हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूं कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा इस पर मैटर किया जाए। चेंज ऑफ पर्सन में आपके पास इस तरह का एक ब्रैकेट बनाना होगा या बना होगा कहीं पर भी, और इसको 1 और 2 भाग में आप बांट देना। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, यहां पर लिखा होगा 1 2 और 3, फिर लिखा होगा S O और N लिखा होगा। ठीक है बच्चों,
अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझना होगा बात क्या है। जो 1 2 3 है, ध्यान देना होगा, जो 1 2 3 है इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसको नो चेंज के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। 2 मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है, और 3 मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है बाबू, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये समझना होगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो रहेंगे वो जब भी रहेंगे बच्चों कहां रहेंगे? रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच में रहेंगे। ध्यान देना होगा बाबू, रिपोर्टेड स्पीच में रहेंगे। तो याद रखना होगा यहाँ पे कि जो फर्स्ट पर्सन होंगे, ध्यान देना होगा, वो कैसे चेंज होंगे। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन जो है वो कैसे चेंज होंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट किधर के रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। ठीक है, कि ये सब्जेक्ट किधर के रहेंगे, तो भैया जो ये सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल समझिए कैसे क्लियर करता हूं मैं इसको। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखिए, कह रहा है कि बच्चों यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट पर्सन को, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी कैसे बदलता है भाई? तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये होता है सेकंड पर्सन वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आगे कह रहा बच्चों थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसके चेंजिंग की कोई बात नहीं की जाएगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा समझ करके। ठीक है बाबू, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही says to me, he says to me, I know you, I know you, मैं तुम्हें जानता हूं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बनाने का रूल है। तो इसमें, इस सेंटेंस में जो चेंजिंग होता है यही होता है बाबू। ठीक है, इसी साइड ज्यादा चेंजिंग होता है और इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ध्यान रखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे बदलेगा थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ही, तो ही लिख दिए। ये किसमें है भैया? तो डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, और ये किसमें है? तो इनडायरेक्ट स्पीच बदल रहा हूं, ही हो गया। अब यहाँ पे सेज टू को किसे बदलना है? तो पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेज टू को किसे बदलना है? टेल्स में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही टेल्स। ठीक है, ही टेल्स किससे कह रहा है? मी। अब ध्यान देना होगा कि यदि जो पर्सन है, सॉरी, यहां पर अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो इधर का सिर्फ पर्सन बदलेगा, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, सिर्फ पर्सन बदलेगा। तो है ना प्रेजेंट में, तो सिर्फ इसका क्या बदलेगा? पर्सन बदलेगा। आगे कह रहा है कि कॉमा के बदले क्या लगाना है? दैट लगाना है। मैं लिख दिया यहाँ पे दैट। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दैट के बाद और आगे में तो समझते हैं वो, तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे आई है, तो आई जो है कौन सा पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच का, यहां पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच का, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का, यहां पर है रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मैं अगले जो आपको इसको नोट कर लीजिएगा, तो अगले जो मैं
मतलब इसको नोट करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको पर्सन कैसे पहचानना होगा, पर्सन कौन कौन होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो मुझे भी चेंज जब करेंगे हम लोग तो मुझे भी सब्जेक्ट ही चाहिए, चाहे वो किसी के रूप में मौजूद हो, लेकिन मुझे वहां सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो किसके अनुसार ये बदलता है फर्स्ट पर्सन? तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो वो भी सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट अनुसार? द रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार। तो देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? मैं सारा चीज आपको समझा चुका हूं पहले, अब काम आ रहा है, देख लीजिए। ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने कि आई जो चेंज होगा वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि आई का अस्तित्व ही में बदल जाएगा। क्लियर समझिएगा बच्चों कि आई का अस्तित्व ही में बदल जाएगा। यहाँ पर आई एज अ सब्जेक्ट है और ही भी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्यों ना हम ट्रांसफर कर दें, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा ही, ध्यान देना होगा, क्या हो जाएगा वो ही हो जाएगा, ठीक है ही। अब यहाँ पर क्या है, नो, टेंस बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलना है भैया। तो देखेंगे आई के साथ नो लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, एस या एस लगता है ना उसी में, तो क्या हो जाएगा, नोच। तो ही नोच। अब यू है और यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब समझना है कि पर्सन सेकंड पर्सन तो है, लेकिन इसका प्लेस क्या है, वो किस स्थिति में है। यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, तो है किस स्थिति में, तो ये ऑब्जेक्ट की स्थिति में। देखिए क्योंकि आई तो सभी काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर यू किस स्थिति में है, ऑब्जेक्ट की स्थिति में है। तो जब हम बदलेंगे भी तो हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो आइए, यू सेकंड पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के। तो आइए देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ये भी ऑब्जेक्ट के ही रूप में है। तो क्यों ना हम ट्रांसफर कर ले, यहां से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी। ये आपका चेंज हो गया। इनडायरेक्ट में हम कर सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में है। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई क्लियर, कोई मतलब इसमें डाउट नहीं है। तो आप इसको भी थोड़ा नोट कीजिए, फिर मैं आपको बिल्कुल आज नरेशन सिखाई दूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो चलिए, अब आपने नोट कर लिया। अब समझते हैं थोड़ा सा केस टेबल को। देखिए यही हमारा है केस टेबल, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए एनसी लिखा हो, ध्यान से सुनेंगे। एनसी का मतलब है नॉमिनेटिव केस, हम इसको एससी के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको बोलते हैं पीसी यानी पजेसिव केस, इसको बोलते हैं ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये सारा जो है नॉमिनेटिव केस में आ जाएंगे, ये सब नॉमिनेटिव केस हैं एनसी। ये जो दो रो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो है वो पजेसिव केस है, जिसमें एक पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आता है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये सब पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि डेविड सेज टू डोरा, डेविड सेज टू डोरा। डेविड डोरा से कहता है, क्या कहता है कि आई लव यू। ध्यान दीजिए क्या कहता है, आई लव यू, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे। यदि अभी पढ़े हैं आप लोग, पिछले जो पहले बोर्ड पर मैंने लिखा था उससे पढ़े थे कि सेज टू को किससे बदलते हैं। यहाँ पर डेविड है तो डेविड ही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डेविड टेल्स हो जाएगा ना, पढ़े ना आप, थोड़ा सा पीछे देखिए समझ में आ जाएगा। डेविड टेल्स डोरा, डेविड डोरा से कहता है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, दैट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए आई को चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डेविड है तो डेविड के अनुसार आई को चेंज करना है। तो देखिए एक बार जब आपने डेविड को लिख दिया है तो दोबारा डेविड नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो आप प्रयोग करोगे तो आप जब भी प्रयोग करोगे प्रोनाउन के रूप में करोगे, क्योंकि आपने डेविड को इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, आप इंट्रोड्यूस करा चुके हैं।
इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डेबिट को ना लिख करके डेबिट यानी कि नाम के साथ क्या चलता है ध्यान दीजिएगा। तो नाम के साथ यहाँ पर ही के रूप में इसको मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ही का रूप चलेगा नाम के साथ, ठीक है। ध्यान रखना, इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना हो। यानी कि डेबिट आई लगेगा, डेबिट के अनुसार चेंज होगा तो डेबिट का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और ही भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आई के साथ ठीक है लव लगता है, लेकिन ही के साथ तो लव्स लगता है ना भाई, ही लव्स। अब यू चेंज करोगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डोरा के अनुसार चेंज करोगे। तो डोरा एक लड़की है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे बच्चों, तो ध्यान रखना होगा। मान के चलते यहाँ पर एक और आपको लिख देता हूँ, डोरा लिख देता हूँ। तो डोरा को क्या मानोगे बच्चों, यहाँ पर सी मानोगे। सी का क्या हो जाएगा, हर, हर्ष, हर सेल्फ, ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो क्या मानेंगे यहाँ पर सी, तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यू सब्जेक्ट के रूप में नहीं काम कर रहा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो बताओ सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो यही ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो समझ लेना है बाबू कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ध्यान रखना कि मी के जगह पे, ध्यान रखना कि मी के जगह पे सी का रूप कौन सा है, तो हर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, हर लिखेंगे। समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा आप केस टेबल को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट आउट करिएगा, ठीक है। और एक सेंटेंस देखते हैं, यहां से देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर सेंटेंस में दिया गया है, ओनली लिखा हो गया होगा कि सी सेज, ओनली सी सेज लिखा गया होगा। अगर टू नहीं लिखा गया, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, अगर लिखा होगा सी सेज आई एम गोइंग, ऐसा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको बना देंगे यहाँ पर सी सेज है तो सेज दैट ही हो जाएगा, बदलेगा ही ना। तो सी सेज दैट सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, समझ में आ रहा कैसे बनाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, हो सकता है आपसे कुछ ऐसा सेंटेंस पूछा जाए, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कि सी सेज यू आर लेबोरियस, यू आर लेबोरियस, सेंटेंस ऐसा दिया गया हो। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि आपके पास यहां तो बदल दीजिएगा कि सी सेज दैट, ठीक है। यहां तो आई था तो सी के अनुसार आपने बदल दिया, लेकिन यहां पे यू है सेकेंड पर्सन और बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी खोजोगे कि आखिर क्या क्या हो सकता है। जो हो सकता है यहां पे बता देना या भर देना होगा, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो आई भी लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो वी भी लिख सकते हो, सॉरी यहां पर आर होगा, वी भी लिख सकते हो, आप यहां पे ही भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, ही या ही सी भी लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में डाल दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। मैं आपको इसमें से एक ही लिखूंगा, ठीक है। एक मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूं, आई, ठीक है। आई के साथ क्या हो जाएगा, आई एम लगेगा ना बाबू, आई एम लेबोरियस, आपका रेडी हो जाएगा। यहां पे रहेगा नहीं, लेकिन अपने तरफ से कोई सब्जेक्ट मान लेना होगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर यहां पे आई हो जाता है कि आई से यू आर लेबोरियस, इस तरह का सेंटेंस हो जाता है, तो आई वाले ग्रुप को छोड़ करके, यू वाले ग्रुप को छोड़ करके, और आप थर्ड पर्सन का कोई भी रख सकते हैं। यहां पर आई से, जब आई तो हुई, जब मैं कर रहा हूं तो मैं तो अभिमानदार नहीं बन सकता हूं। यहां पर दोनों अपॉर्चुनिटी था कि आप फर्स्ट पर्सन भी लिख सकते थे और थर्ड पर्सन भी लिख सकते थे, सेकंड पर्सन तो होगा ही नहीं, ठीक है।
लेकिन यहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ यहां पे लिख सकते हो थर्ड पर्सन का कोई भी। यहां पर कह सकते हैं कि आई से दैट, ध्यान दीजिए बच्चों, आई से दैट यू है तो यहां पर ही कर सकते हो, ठीक है, या आप यहां पे सी कर सकते हो, ठीक है, इट तो करोगे नहीं, ठीक है, तो ही या सी कुछ भी कर दीजिए यहां पर, सी इज लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर जब अगर ऑब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट की चेंजिंग की बात आएगी तो मेरे इस रूल को याद कीजिएगा, मेरे इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा और इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कुछ और अगर पॉसिबिलिटीज के साथ होना चाहे तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है कि ही सेज वह कहता है, वह कहती है, क्या कहती है कि वी आर मॉर्टल, कि हम सब क्या है, मरणशील है। तो बात तो उसने सत्य कहा है, तो जब सत्यवाद की बात हो जाएगी या आपको इस तरह से हो जाएगा कि इस तरह सेंटेंस हो जाएगा कि he says we are a social animal, we are a social animal, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। We are a social animal, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि जब वी का प्रयोग सिर्फ एक खास यानी कि पार्टिकुलर ग्रुप के लिए ना हो करके बल्कि दुनिया के तमाम ग्रुप का वर्णन होगा जिससे सभी ग्रुप उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो वहां पर वैसे कंडीशन में सेंटेंस को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, यानी कि जो पर्सन का होगा वो भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बात को समझिएगा, कैसे बनाएंगे इसको, बना देंगे कि सी सेज दैट वी आर मॉर्टल, क्योंकि बाबू यहां पे जो सेंटेंस की बात की गई है तो सिर्फ वी एक पार्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, यहां पर प्रत्येक दुनिया के व्यक्ति की ग्रुप की बात कर रहा है, जो हम सब पूरी दुनिया, यहां पर वी जो है वो पूरी दुनिया के लिए आया है, सभी प्राणियों के लिए आया है कि जो भी है वो मॉर्टल होता है, मरणशील होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है, आज नहीं तो कल सबको मरना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम ज्यों का त्यों सेंटेंस को रख देते हैं। यहां पर ऐसे हो जाएगा कि he says that we are a social animal, इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपसे बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं की गई, आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से इससे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए कैसे बनाया गया है, अगर सेज टू के बाद कहने का मतलब कि अगर सेज टू हो तो बदलता है टेंस में, नहीं हो तो नहीं बदलता है, बात बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर एग्जाम्पल के रूप में आपका हो गया कि द, ध्यान देना होगा यहां पर कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज our office will remain closed. Our office will remain closed on Sunday last, या कुछ भी आप दे डाल सकते हैं उसमें, आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे जब आप इसको इनडायरेक्ट बदलोगे तो ध्यान क्या रखना, समझना होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जब सब्जेक्ट जो है कोई न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई मैगजीन का नाम हो, उस समय
अगर ये अपने लिए आवर, वी, अस का प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्या होना होगा बाबू, कि ध्यान रखना होगा कि वी इक्वल टू इट, यानी कि जो भी होगा वी का जो फॉर्म चलेगा वो इट के फॉर्म पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देखना होगा कैसे। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक निर्जीव चीज है और इसके संपादक जो है कोई बात को कह रहा होगा, एडिटर कोई बात को कह रहा होगा, ठीक है। तो एडिटर का स्टेटमेंट है कि हमारा जो ऑफिस, टाइम्स ऑफ इंडिया तो बोलेगा नहीं ना बोलेगा जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू जो उसका एडिटर है वो बोल रहा है कि हमारा ऑफिस जो है वो अगले संडे को क्या रहेगा, वो बंद रहेगा। तो जब इसको तोड़ मोड़ कर कहा जाएगा तो एडिटर अपने आप पर नहीं लेगा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है या कहती है कि जो उसका ऑफिस रहेगा, इसका जो ऑफिस रहेगा वो सोमवार को क्या रहेगा, बंद रहेगा। क्लियर समझना होगा बाबू कि यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट होगा वो इट हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। और यही कारण है कि यहाँ पर वी अगर रहता तो इट हो जाता, आवर है तो इट्स हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे भाई कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेज दैट। अब यहां पर आवर है ना बाबू, तो इस आवर की जगह पर क्या हो जाएगा, ईट कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर बाबू, इट्स, क्या हो जाएगा, इट्स। तो इट्स ऑफिस, इट्स ऑफिस विल remain closed, our office will remain closed on Sunday last। जो कहते हो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है बच्चों। याद रखना कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई मैगजीन हो, सब्जेक्ट के रूप में आया हो और उधर में वी, आवर, अस का प्रयोग किया गया हो तो उसको इट के फॉर्म पर चेंज कर देना होगा। क्लियर। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा आप और आगे समझते हैं, ठीक है। आइए, हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल को, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है कि सी सेज टू देम आई नो यू एंड योर नेम्स बिकॉज योर नेम्स वर रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर टी छूट गया है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है बच्चों। कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर तो सी लिखा जाएगा, यहाँ पे टेल्स भी लिखा जाएगा, ठीक है। देम यहाँ तक तो चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दैट हो जाएगा और ये चेंज होगा सी के अनुसार। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, नोच। अब यहाँ पे यू है, ठीक है। तो यू जो है बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, तो यू चेंज किया जाएगा देम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो यू चेंज होगा देम के अकॉर्डिंग, यानी कि यू यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर भी ये देम ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ट्रांसफर कर दीजिए देम एंड। अब यहाँ पे देयर कैसे होगा थोड़ा ये समझना है। एंड योर नेम्स, है ना, तो योर चेंज करना है ना बाबू, सेकंड पर्सन। देखिए ध्यान से यहाँ पर आइएगा, योर नेम्स। अब देखिए यहाँ पर योर ध्यान दीजिए, कहा इसमें योर है तो यहाँ पर आपका योर है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आइए देखते हैं कि देम का रूप योर की जगह पर क्या है, यानी कि जैसा योर है, योर क्या है भाई, अतः पजेसिव एडजेक्टिव है योर, तो इसके जगह पर देम का रूप क्या है, यानी कि ये हमारा हो गया दे, देयर, देयर्स, देम, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब योर के जगह मिला के देखते हैं, योर के जगह पे मिला के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, देयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर नेम्स बिकॉज
योर नेम्स वर, तो योर नेम्स फिर है तो फिर हो जाएगा देयर नेम्स वर, their names were written on the whiteboard, हो जाएगा written on the whiteboard। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, written on the whiteboard, ठीक है बाबू, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है आपको मैं समझा दिया। सबसे पहले आप इसको थोड़ा याद कर जाइएगा, समझ जाइएगा, तो आपके लिए नरेशन बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल है कि ही सेज टू मी योर्स इज माइन एंड माइन इज योर्स, बिल्कुल इजी है, आप बना के देखिए। कह रहा है कि सी tells me that yours, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो अब मी के अनुसार, तो योर्स के जगह पर मी का रूप क्या है, ये हमारा हो गया योर्स, ये हो गया हमारा मी। योर्स के जगह पर मी का रूप क्या है, माइन। क्या लिखेंगे यहां पर बाबू, माइन। माइन इज, अब कह रहा कि योर्स इज माइन, तो अब माइन कौन सा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, सी के अनुसार बदलेगा। तो अब माइन के जगह पर सी का रूप क्या है, माइन के जगह पर सी का रूप क्या है, देखिए माइन के जगह पर सी का रूप क्या है, हर्ष। तो जाएगा माइन इज हर्ष एंड माइन इज योर्स एंड हर्ष इज माइन। क्लियर। अब देखिए, आप इसको अगर रिमाइंड कर लेते हैं तो ये बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा है यहां पर कि सी सेज टू हिम, सी सेज टू हिम, I want to write a letter for you। कह रहा है कि she says to him, I want to write a letter for you, कि मैं तुम्हारे लिए एक पत्र लिखना चाहता हूं। मैं तुमको एक पत्र नहीं लिखा, तुम्हारे लिए, यदि तुमको जरूरत है तो मैं लिखना चाहता हूं। देखिए कैसे बनाएंगे, वो यहां पे समझना होगा। बनाएंगे कि सी टेल्स हिम दैट सी wants to write a लेटर फॉर यू, है ना, क्या जगह है, हिम, फॉर हिम। बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नरेशन के पार्ट 2 में बताया जाएगा चेंज ऑफ टेंस कैसे बदलेगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो भी। ठीक है, फिलहाल चलिए एक और सेंटेंस को देखते हैं थोड़ा सा। आपके पास एक सेंटेंस है कि ही हैज said to me, he has said to me, I have done this, I have done this। अब देखिए ना, सेंटेंस में हैज सेड लिखा है तो प्रेजेंट में ही है, याद रखना है कि ये सेंटेंस भी आपको प्रेजेंट में ही है। यहां बना देंगे कि ही हैज told me, ध्यान देना होगा, he has told me that he has done this। बिल्कुल कुछ भी नहीं है भैया, चेंजिंग में कुछ नहीं है। एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, she is saying to me, she is saying to me, वह मुझसे कह रही है, क्या कर रही है,
कि आई वॉन्टेड, वो मुझसे कह रही है कि आई वॉन्टेड टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि सी इज सेइंग टू मी आई वॉन्टेड टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। बिल्कुल आराम से बनेगा। सी इज टेलिंग मी, हो जाएगा ना, सी इज टेलिंग मी दैट शी wanted to go to मुंबई नेक्स्ट वीक। बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको आराम से बनाना है और इसको थोड़ा सा रिमाइंड करना है। आपको इस वीडियो में समझाया गया कि नरेशन का प्लेटफॉर्म क्या है, नरेशन को कैसे चेंज किया जाता है, एकदम असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। दूसरी बात, इसके रूल्स और रेगुलेशंस को बताए गए, पार्ट्स को बताए गए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को रखने का प्रयास कीजिएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। दैट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको इससे और आगे चेंज ऑफ टेंस के आधार पर मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।